गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सिनेमा का स्वप्न लोक, यानी कि पिक्चरों की जैसी यात्राएं होती है, कैसे पिक्चरें बनती है, उन सब के बारे में हम ये चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 1895 में फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स ने पहली बार सिनेमेटोग्राफ मशीन का प्रयोग किया और 6 अलग अलग चित्रों को जोड़कर चलित मूक फिल्म, मूक यानी गूंगी फिल्म जिसमें आवाज नहीं थी, अराइवल ऑफ द ट्रेन, ये एक मूवी का नाम है, उसका प्रदर्शन किया। श्वेत श्याम चलते पात्रों को देखकर लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा दी। श्वेत श्याम का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी वो, उसको देखकर लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा दी, यानी कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। आज इन बातों को सुन पढ़कर हंसी भले ही आती हो, परंतु आज की तकनीक प्रधान रंगीन फिल्मों तक पहुंचने का लंबा सफर उस प्रारंभिक सोच का ही परिणाम है। फिल्म निर्माण के शुरुआती दौर में मूक फिल्में बनती थी, यानी गूंगी फिल्में बनती थी जिसमें आवाज नहीं होती थी, और कैमरे को एक जगह रखकर पूरा दृश्य फिल्मा लिया जाता था। अलग अलग सेट नहीं होते थे, वहीं थोड़ा बदलाव कर पूरी पिक्चर फिल्माई जाती थी। 2 दृश्यों को जोड़ने का सफल प्रयोग रॉबर्ट डब्ल्यू पॉल की फिल्म कम अलोंग डूड में किया गया। ये एक मूवी है, उसमें इसका प्रयोग किया गया कि 2 दृश्यों को 2 अलग अलग पिक्चर्स पर जो सीन थे उसको करके और उसको जोड़ने का प्रयोग इसी मूवी में किया गया। 1903 में एडविस पॉर्टर की फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी में एक डकैत द्वारा गोली चलाने के दृश्य में दर्शकों को लगा कि कहीं गोली उन्हें न लग जाए, इसलिए सभी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। आज ये सोचते हुए भी हंसी आ जाती है कि ऐसा हुआ होगा। अब 3D तकनीक के ने सिनेमा का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख लिया है। उस समय जब गोलियां चलती थी तो लोग डर जाते थे कि कहीं गोली हमें न लग जाए, लेकिन आज ये बातें सुनकर हमें बड़ी हंसी आती है। यद्यपि सिनेमा का उद्गम स्थल यानी जो स्टार्टिंग का जो स्थल है, कैसे सिनेमा स्टार्ट हुआ, उसको फ्रांस को माना जाता है, यानी कि फ्रांस से सिनेमा जगत की शुरुआत हुई। पर जल्दी ही पूरे विश्व में सिनेमा बनाने की होड़ लग गई। सिनेमा जगत से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं होने के कारण आज सिनेमा को एक उद्योग का दर्जा हासिल है, क्योंकि सिनेमा जगत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, टेक्निकली काम होता है तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, काम भी बहुत अधिक मिल रहा है, तो ये हमारी एक अर्थव्यवस्था को, यानी कि इकोनॉमिकल, हमें उससे प्रोग्रेस हो रहा है हमारा देश, तो उसको एक उद्योग का दर्जा भी मिला गया। सिनेमा जगत को उद्योग यानी कि एक काम का, एक रोजगार मिलने की एक जगह भी बन रही है। फिल्में संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। पहले विश्व युद्ध से पूर्व फ्रेंच और इतालवी फिल्म इंडस्ट्री विश्व सिनेमा मंच की प्रतिनिधि रही, पर दूसरे विश्व युद्ध में यह उद्योग तहस नहस हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका फिल्म निर्माण के केंद्र के रूप में उभरा, जिसे बाद में हॉलीवुड का नाम दिया गया। ये सारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब वापस युद्ध की समाप्ति के बाद उस समय अमेरिका फिल्म ने फिल्मों को वापस निर्माण किया तो उसे हॉलीवुड का नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि फिल्मों में नई तकनीकों का विकास, स्टूडियो का उचित प्रयोग और फिल्मों के प्रचार प्रसार की विधि का आदर्श एवं व्यवस्थित रूप हॉलीवुड ने ही स्थापित किया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी टेक्निकल जितना भी प्रोग्रेस हुई है और जितने भी स्टूडियो में कैसी कैसी टेक्निकल चीज़ें आई हैं, वो सारा एक व्यवस्थित रूप हॉलीवुड में ही होता आया है। भारत में सिनेमा का प्रारंभ सन 1913 में हुआ, जब हिंदी सिनेमा के जगत कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म बनाई। ध्वनि रहित होने के बावजूद इस फिल्म ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया और दर्शकों ने इसकी खूब तारीफ की। अब बॉलीवुड फिल्म में भी एक राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म आई। फिर तो जैसे भारतीय फिल्म निर्माण को पंख लग गए और देखते ही देखते इसने एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया, जिसे बॉलीवुड नाम दिया गया। महबूब खान, के आसिफ, विमल रॉय, सत्यजीत रे,
श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जैसे निर्देशकों ने एक से एक हिट फिल्में बनाकर देश विदेश में बॉलीवुड की धाक जमा दी। अब फिल्म इंडस्ट्री में दो महत्वपूर्ण केंद्र, एक हॉलीवुड और दूसरा बॉलीवुड, जिन्होंने नई नई तकनीकों का प्रयोग कर सुपरहिट फिल्में दी। ऐसी ही हम फिल्मों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है टाइटैनिक। 1912 की सबसे बड़ी समुद्री आपदा पर बनी इस फिल्म ने डायरेक्टर जेम्स कैमरन को दुनिया का सबसे सफल और लोकप्रिय डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। कहते हैं कैमरन को जहाज के मलबों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया। टाइटैनिक के निर्माण से पूर्व उन्होंने 14 बार पनडुब्बी द्वारा समुद्र के आगोश में समाये टाइटैनिक के मलबे का अवलोकन किया और विस्तार से विश्लेषण किया। कैमरन ने टाइटैनिक के डेक पर इतना समय बिताया जितना टाइटैनिक के किसी भी यात्री ने नहीं बिताया होगा। वे इस फिल्म को लेकर इतने उत्सुक और रोमांचित थे कि उन्होंने इस फिल्म निर्माण से जुड़े हर रोल को खुद किया, फिर वह चाहे कैमरा हो या डायरेक्शन। इस फिल्म को पूरा करने के लिए कैमरन को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जिनमें एक था फिल्म का बजट। जितना पैसा लग रहा था वो भी एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम में आ रहा था। फिल्म के निर्माण का खर्च कैमरन के निर्धारित बजट के कई गुना आगे बढ़कर $200 मिलियन तक पहुंच गया था। हालांकि फिल्म के कई आधुनिक तकनीकों एवं एनिमेशन का प्रयोग कर खर्च को नियंत्रण करने की कोशिश की गई, जैसे जहाज का बाहरी हिस्सा बीच पर खड़े एक टैंक में बनाया गया और पूरे सेट को एक हाइड्रोलिक जैक पर फिट किया गया, जिसे झुकाकर डूबने के सीन फिल्माए गए थे। इस फिल्म में अनेक ऐसी तकनीकें थी जिनका पहली बार प्रयोग किया गया। दर्शकों ने इसे इतना सराहा कि यह अपने वक्त की सबसे प्रसिद्ध फिल्म बन गई। इस फिल्म को 11 ऑस्कर अवार्ड मिले। यह दुनिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे एक ही श्रेणी में 2 पुरस्कार भी मिले। ये हॉलीवुड मूवी थी टाइटैनिक। अब हम पढ़ेंगे मुगले आजम के बारे में। सन 1960 में बॉलीवुड के एक जुनूनी डायरेक्टर के आसिफ द्वारा निर्मित मुगले आजम जब बड़े पर्दे पर आई तो इसकी भव्यता देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। उस जमाने में फिल्मों का बजट कुछ हजार से लेकर 2 लाख तक हुआ करता था। ऐसे में 15 लाख रुपए पर बनी यह फिल्म अगर आज बनी होती तो शायद इसका बजट आज तक बनी सभी फिल्मों से अधिक होता। इस फिल्म को इतिहास बनाने के आसिफ के जुनून का आलम यह था कि उन्होंने जोधा भाई की मोतियों की माला इसलिए नकली नहीं बनवाई क्योंकि कांच के मोती यदि जमीन पर गिरते तो आवाज नहीं होती। सच्चे मोती की माला को जयपुर के राजा से मंगवाया गया। जोधाबाई के पूजा घर में भी उन्होंने खरे सोने की बनी कृष्ण की मूर्ति रखवाई। तानसेन की आवाज के लिए आसिफ ने उस समय के तानसेन कहे जाने वाले मशहूर गायक बड़े गुलाम अली खान साहब को सालों में राजी किया। खान साहब अड़ गए कि वे फिल्मों में नहीं गाएंगे। कई बार आसिफ उनसे मिले। तंग आकर और पीछा छुड़ाने के लिए खान साहब ने एक युक्ति सोची कि मैं इनसे इतने पैसे मांग लूं कि आसिफ का खुद ही मना कर दें। एक बार आसिफ साहब खान साहब से आग्रह करने पहुंचे। खान साहब ने कहा, तुम मेरी फीस न दे पाओगे। आसिफ ने कहा, आप बोलिए तो सही। खान साहब ने कहा, 25,000। आज ये करोड़ों में होते हैं, यानी कि जो उनकी फीस होती है आज करोड़ों में होती है, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि 25,000। तो आसिफ बोले, बस खान साहब, आपकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। आखिरकार उन्हें गाना पड़ा। उस जमाने में उन्हें एक गीत का 25,000 रुपये मेहनताना दिया गया, जबकि उस दौर के सबसे महंगे गायक मोहम्मद रफ़ी एक गीत के 300 रुपये लेते थे। इसी प्रकार सलीम के घर लौटते समय मुख्य द्वार का एक फिल्म सीन जो फिल्माने के लिए उन्होंने शूटिंग को कई दिनों तक सिर्फ इसलिए रोके रखा क्योंकि प्रशासन ने रास्ते में आए बिजली के खंभे को हटाने की अनुमति नहीं दी थी। युद्ध के दृश्य को फिल्माने के लिए 2000 ऊंट,
4000 घोड़े और 8000 सिपाहियों को बुलाया गया। ऐसी भव्यता के बारे में उस समय में सोचना भी असंभव था। मधुबाला को कैद किए जाने के दृश्य को वास्तविक दिखाने के लिए हल्की नहीं अपितु भारी जंजीरों का प्रयोग किया गया। लोक लुभावन शीश महल के लिए हजारों छोटे छोटे बेल्जियम के कांच के टुकड़ों को यूरोप से मंगवाया गया और फिर सालों की मेहनत के बाद बाउसिंग लाइट तकनीक का प्रयोग कर अनारकली का प्रतिबिंब हर शीशे में दिखाया गया। कहते हैं फिल्म प्रदर्शन के 12 साल बाद तक स्टूडियो में बना शीश महल लोग टिकट लेकर देखने आते थे, उन्हें बरसों तक तोड़ा नहीं गया। तो इस तरह से ये मुगले आजम फिल्म बनी, जो कि बहुत ही जो डायरेक्टर थे के आसिफ द्वारा इतनी मेहनत से वो बनाई गई और इतने पैसे दिए गए, जो कि आज की तारीख में उनकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन उस समय वो बहुत मायने रखते थे। नेक्स्ट मूवी हम देखेंगे अवतार, अवतार जिसको हम बोलते हैं। सन 2009 में फिर से जेम्स कैमरन ने इतिहास रचा जब उन्होंने बड़े पर्दे पर अवतार नामक फिक्शन को उतारा, जिसे देख लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। यह फिल्म अपने विजुअल के लिए प्रसिद्ध है। हुआ यूं कि कैमरन ने 1999 में एक कहानी लिखी, पर उनको फिल्माने के लिए विजुअल तकनीक उपलब्ध नहीं थी जो उन्हें चाहिए थी। सन 2005 में जब उन्होंने फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टावर के गोलम को देखा तो उन्हें लगा कि शायद अब अपनी कल्पना को पर लगाने का समय आ गया है। तब तकरीबन 23.7 करोड़ डॉलर की लागत और 4 साल का समय लगाकर 2009 में इस फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारा गया। यह दुनिया की तब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म के नीले रंग के पात्र नावी को कैमरन ने CGI तकनीक की मदद से जीवंत रूप दिया। नावी की भाषा भी विशेष थी और इस भाषा का कोई भी शब्द दुनिया की किसी भी भाषा के शब्दों से नहीं लिया गया। CGI तकनीक द्वारा बनाई गई इस फिल्म के एक छोटे से भाग को फिल्माने में कई घंटों का वक्त लगता था, इसलिए लगातार काम करने के बाद भी इसे पूरा करने में 4 साल लगे। इस फिल्म में 40% ही असली दृश्य थे, बाकी 60% सिर्फ तकनीक का कमाल था। सच में अप्रतिम है यह फिल्म। तो ये जो मूवी थी इसमें भी 40% जो सीन थे सिर्फ वो ही असली थे, बाकी सारा जो 60% था वो सारा सिर्फ टेक्निकली इसमें प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट जो मूवी हम देखेंगे वो है बाहुबली। बाहुबली जो मूवी है वो 2015 में इस फिल्म का प्रथम भाग रिलीज हुआ था, जो कि हमने बहुत बार इस मूवी को देखा भी होगा। तो हम बाहुबली के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट 2015 में रिलीज हुआ। मशहूर फिल्म डायरेक्टर SS राजमौली ने तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 साल में इस फिल्म को पूरा किया। बाहुबली के दोनों भागों ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड की बनी फिल्में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी ही ख्याति अर्जित कर सकती है जितनी हॉलीवुड की फिल्में, कि ऐसा नहीं कि पब्लिसिटी सिर्फ हॉलीवुड की मूवी को ही मिलती है। ये सारी जितनी भी पब्लिसिटी है, जितना भी बॉलीवुड की फिल्मों को भी उतनी ही प्रसिद्धि मिल सकती है। किसी भी विश्व स्तरीय फिल्म को सीधी सीधी टक्कर दे सकती है, कि ये जो बाहुबली मूवी है ये किसी भी विश्व स्तरीय फिल्म को भी टक्कर दे सकती है। बाहुबली बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े पोस्टर के लिए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। खूबसूरत किले, ऊंचे विशाल झरने, रोमांचकारी प्राकृतिक दृश्यों जैसी राजमौली की परिकल्पनाओं को तकनीक ने यथार्थ में परिवर्तन कर जब पर्दे पर उतारा तो दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। फिल्म के पहले भाग के अंत में एक सवाल हर किसी के मन में रहा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस राज को राज रखने के लिए और लोगों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए राजमौली ने बाहुबली के दूसरे भाग में 4 क्लाइमैक्स बनाए और यह सुनिश्चित किया कि लोगों को उनके सवाल का जवाब अगली फिल्म में देखने के बाद ही पता चलेगा। यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके ट्रेलर को
BBC की डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया। बाहुबली की मौलिक कहानी और भव्यता ने हर हिंदुस्तानी के दिल को छुआ। इस तरह देश विदेश के कुछ निर्देशकों ने आम जनता की सोच से कहीं ऊपर जाकर सिनेमा के स्वप्न लोक को आकाश की बुलंदियों के उस पार पहुंचा दिया। और यह कोई अंत नहीं है, फिल्में तो अभी भी बाकी है। तो बेटा इस तरीके से हमने ये चैप्टर पढ़ा।